हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी बेहोश हो चुका था और वही कई बार उठाने के बावजूद भी वांगजी अब तक होश में नहीं आ पाया था। उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक रास्ता आ रहा था, वो था CPR। वही अपने दिमाग पे सुनता है और वही करता है। वांगजी को वो CPR देने लगता है। जो वांगजी को CPR दे रहा था, वांगजी कुछ टाइम बाद होश में आ जाता है और वो ये देख के शॉक था। विंग वापस से उसे CPR देने आ रहा है। वांगजी अचानक से धक्का मार देता है। विंग थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। कुछ समझ नहीं आता अचानक से ये वांगजी ने क्या किया। ये एक सडन एक्शन था, ये समझना मुश्किल था। विंग यहाँ पे अब वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, हैंडसम काका, ये आपने क्या किया और क्यों? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था। यहाँ पर वांगजी हैंडसम काका वर्ड सुन के उसे अब कुछ चीज़ें याद आने लगती है। वांगजी की पूरी मेमोरीज दिमाग में वापस चलने लगती है कि कैसे वो यहाँ आया और यहाँ आने के बाद वो सब कुछ भूल गया और इस पर्सन ने उसका ख्याल रखा। विंग के बारे में वांगजी को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और अब यहाँ वांगजी विंग से दूर हटता है, अपने हंगमन वाले एक बिल्कुल प्रॉपर पोस्चर में खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे विंग को ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई और इतने टाइम तक मेरी केयर करी जब मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसे हो क्या रहा है। विंग ये सुन के कहता है, रुको, मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। हैंडसम काका, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो? जी विंग को रुकने का इशारा करता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम वांगजी है और मुझे कल्टिवेशन वर्ल्ड में सब लोग हंगवनजुन के नाम से जानते हैं। तुम मुझे चाहो तो मेरे टाइटल नेम हंगवनजुन से बुला सकते हो। टाइटल नेम, ये कौन सा नेम होता है? और कल्टिवेशन वर्ल्ड, ये तो गूगल मैप में भी नहीं मिल रहा है, ये कौन सी जगह है? वांगजी जुए को सारी चीज़ें समझाता है पर उनमें से आधे अक्षर तो इनके दिमाग के अंदर भी नहीं घुसते। कौन सी वॉर, कौन सा पत्थर, इसमें कभी रहे थे, वो स्टोन है जो बहुत कीमती होता है। यहाँ पे वही तो बिल्कुल पागल हो गया है वांगजी की बातें सुन के कि पता नहीं कौन से ज़माने की बातें कर रहा है। यहाँ पे गूगल पे हिस्टोरिकल ज़माना देखता है तो सिर्फ राजा महाराजा आते हैं जिनके पावर से सिर्फ उन्होंने राज किया था और उनके पास तो सिर्फ सोने और चांदी और राज्य की पर लड़ाई होती थी। पर विंग को ऐसी कोई स्टोरी कोई भी नहीं मिल रहा था जो वांगजी ने कहा, सिवाय परफेक्शंस के अंदर। विंग अपने मन में सोच रहा था, लगता है पानी के बाहर आने के बाद उसको खुद के दिमाग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही चोट पड़ गई, जो खुद को पता नहीं क्या ही समझ बैठा है और कौन से ज़माने की बातें कर। ज़रूर ये पागल हो गए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसे। इनको एक रद्दी भर भी यहाँ पर वांगजी में भरोसा ही नहीं है। यहाँ पे वांगजी की बात सुन कर 2 मिनट में बस अभी आया, ऐसा कह के वही बाहर जाता है और जल्दी से निवासन को कॉल लगाता है और निवासन को बताता है कि वांगजी क्या कह रहा है। निवासन तो अच्छा हुआ इसने ये नहीं कहा कि वो कहीं रखेंगे उसका 40-50 कॉन्क्यूपाइन है, वरना सच में इस स्टोरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती। एक कॉन्क्यूपाइन मर रही है हंगवनजुन के प्यार में। निवासन कभी तो सीरियस बन, यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांगजी जिसका कान कुछ ज़्यादा ही तेज है ये सब कुछ सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आई थी कि निवासन की हिम्मत कैसे ये सब कुछ बोलने की। वांगजी को इतनी दूर से निवासन क्या बोल रहा है फ़ोन के अंदर ये तक सुन नहीं आ रहा है और वांगजी को बुरा लगता है कि वो वांगजी ने उनको पूरा सच बताया और वो मान नहीं रहा। वांगजी अब विंग के सामने अचानक से आ जाता है। विंग दोनों हाथों को ऊपर टाई कर देता है। विंग के हाथ में फ़ोन था जो ऊपर टंगा हुआ था। वांगजी विंग के सामने अपनी आंखों के कलर रेड और अपने बड़े बड़े दांत वैम्पायर वाला तीत भाली आता है और वो यहाँ पे विंग को उन्हें दिखाते हुए और अपने विंग्स को भले आता है, उन्हें शो कराते हुए कहता है कि तुम्हें अब भरोसा हुआ है। यहाँ पर वांगजी को देख के उसके हाथ से फ़ोन छूट के नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वांगजी अब विंग को खींचता है, अपने गोद में बड़ा स्टार की तरह कैरी करता है। उसको ऑटो से बाहर निकल के वो आसमान में उड़ने लगता है और यहाँ पर बहुत ऊपर जाके बीच में रुकता है और विंग को कहता है, क्या तुम देख पा रहे हो, मैं हवा में हूँ, हम हवा में हैं और ये कोई झूठ नहीं, ये सच है, मैं सच में टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। वांगजी ऊपर टाइटली पकड़ लेता है। हाँ ठीक है मैं मान गया, मुझे नीचे उतारो।
इतनी ऊपर आ गई, हमें क्या विश्वास दिलाना, तुम थोड़े से ऊपर आते तो मैं मान जाता। सही वो लोग लैंड करते हैं। वेन कहता ठीक है, अगली बार से तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान गया हूँ। और वेन कहता है और तुम अपने बारे में और कुछ बताओ। लैंड से बोलता है मैं लैंडलाइन का सेकंड प्रिंस हूँ, मैं हंगुल जन हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मेरे बिग ब्रदर लैंसी चैन जेगो जन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अंकल बस हम तीन ही हैं नन फैमिली के अंदर, बाकी के सारे डिसेबल्स हैं। वही कहता है लैंसी चैन, ये तो स्टेन का नाम है ना, जो हमेशा जैन चैन से चिपके रहते हैं। यहाँ पर लैंसी कहता है हाँ, जो रियल ब्रदर है और जो इस वर्ल्ड में लैंसी चैन है, वो दोनों सेम दिखते हैं, बट उनकी कुछ आदतें थोड़ी अलग है। और अंकल तो दोनों ही वर्ल्ड के सेम है। ये कहता मैं जानता था, ये इंसान पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों में हिटलर ही रहने वाला है। नरवंश उसे घूरने लगता है, तुम अंकल को ऐसा नहीं कह सकते हो। मैं ओल्ड मैन को कुछ भी कह सकता हूँ। हमसे यहाँ पे अभी कुछ कहता नहीं है। अब यहाँ पे वही कहता है वैसे तुम वैम्पायर हो, पर तुम धूप में तो नहीं जा सकते हो। हमसे कहता है मैं धूप में आराम से जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है और गार्लिक से मेरे को उससे भी कोई परेशानी नहीं है। चांदी के चाकू से मेरे को उससे भी कुछ नहीं होता है। ये कौन सा सवाल है। विंग अपने मोबाइल में और सर्च कर करके और भी चीज़ें पूछ रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है लिसन, ये सारी चीज़ें फेक है, मेरे को इनमें से किसी से भी कुछ होता नहीं है, तो प्लीज़ अभी सवाल करना बंद करो। भाई विंग कहता है वैसे ही मिस्टर वैम्पायर आपको हमारे वर्ल्ड के अंदर आके कैसा लग रहा है। यहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा, और तो मेरे मन में सोच रहा था तुमसे मिलने के बाद तो मैं तो कहीं नहीं रह सकता, ये दुनिया परफेक्ट है जहाँ मुझे तुम मिल गए। और यहाँ पे विंग कहता है वैसे हमारे वर्ल्ड और तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंस कितना होगा। वांग जी कहता है यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है जिससे मैं खुद ध्यान लगा सकूँ। विंग कहता है क्या कर सकूँ। वांग जी कहता है यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जिसे मैं कल्टीवेट कर सकूँ। यहाँ पे बहुत सारी सिंपल एनर्जी है, बट मैंने देखा वो ज़्यादातर तुम्हें हार्म नहीं करती है। और इतनी रिसेंटफुल एनर्जी में होने के बावजूद भी यहाँ लोग सच में खुश रहते हैं। इनको वैसे इन दोनों शब्दों का मतलब एक इंच भी समझ नहीं आया और वो हंस देता है। वांग जी कहता है और हमारे वर्ल्ड के ओमेगास, यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में एक जो अल्फा रहता है वो जितनी चाहे उतनी वाइफ्स रख सकता है, यानी कि ओमेगा से शादी कर सकता है। और तुम्हारे वर्ल्ड में सिर्फ एक वाइफ, और यहाँ पे भी डेफॉस होता है। हमारे वर्ल्ड में सिर्फ डेफॉस अल्फाज देते हैं, और यहाँ पे ओमेगा भी दे सकता है अल्फाज के साथ कुछ भी करे। ओमेगा कुछ नहीं कहता, वो हमेशा शांत रहता है और अल्फा की सारी बातें मानता है। और यहाँ पे अगर ओमेगा को कुछ बुरा लग रहा है तो तुम्हारे मन में ओमेगा आवाज़ उठाते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। तुम्हारे वर्ल्ड में ओमेगा जॉब करते हैं। यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्फा ही काम करते हैं। तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर ओमेगा एक्टिंग करियर में है, जहाँ वो अलग अलग अल्फा ओमेगा बीटा सबसे मिलते हैं। और कई ऐसे सीन्स होते हैं जो कहने नहीं चाहिए पर काफ़ी करीब लगते हैं, अगर वो रियल में हस्बैंड वाइफ होंगे और उनके रियल हस्बैंड से कोई परेशानी नहीं होती। पर हमारे वर्ल्ड में तो कोई अल्फा अपने ओमेगा के पास किसी को देख ही नहीं सकता, यानी इतने में ही उनके कैरेक्टर पर सवाल हो जाते। मैं कहता यही चीज़ मेरे को पुराने ज़माने की पसंद नहीं है कि आखिर तुम पूरा सच जाने बिना किसी पे कैसे सवाल उठा सकते हो। हम पे खुद शुक्र गुजारता है कि थैंक गॉड पुराने ज़माने में पैदा नहीं हुआ, मतलब पता नहीं आज तक मेरा क्या होता। फिर अब वो कुछ बताने ही वाला होता है। वो कहता बस मुझे अब नहीं जानना, मैं थक गया हूँ और मैं सो रहा हूँ। और वहाँ वही अब बैठ जाकर लेट जाता है और सोने लगता है। वांग जी अभी दफ्तर देखने लगता है कि मेरा बैग कहाँ है। वही कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है वो बैग। वांग जी इतना कहता ही है और वही अपने बाजू में इशारा करते हुए कहता है यहाँ तुम सो सकते हो, बहुत जगह है। वांग जी अब वो इनके बाजू की उस जगह को घूर रहा था जहाँ वही बैठ कर रहा है। टाइम सोचने के बाद वो चुपचाप वहाँ जाकर लेट जाता है और आँखें बंद कर लेता है और सो जाता है तुरंत ही। और वही वो सो चुका था, वही नींद में। अब वापस वांग जी के पास पूरा चढ़ चुका था। और वांग जी जो अपनी आँखें खोल के वही को घूमने लगता है।
और बड़े मुश्किल से अपनी बॉडी को टाइट करके खुद पे कंट्रोल कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर लैंडमार्क जी सिर्फ उनको घूर रहा है, ये कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है। वांग जी अब यहाँ से थोड़ा सा वो एक से दूर हटता है और सोचता है कि आखिर मैं यहाँ आया कैसे, मुझे यहाँ से जाना होगा और वैसे कैसे किसी ओमेगा के साथ सो सकता हूँ, मुझे क्या हो गया है। वांग जी कंफ्यूज था, उसे अपनी ये फीलिंग समझ नहीं आ रही कि उसकी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है। और वांग जी को वो टाइम याद आता है जब वही ने उसकी हेल्प करी थी। यहाँ पर वांग जी को मोमेंट बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। वांग जी उस मेमोरी को अपने दिमाग से निकालना चाहता है। मुझे क्या हो गया, ज़रूर यहाँ पर मेरी एनर्जी बहुत कम है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, मुझे ध्यान लगाना चाहिए। ये सोचते हुए वांग जी ध्यान की पोजीशन में बैठ जाता है, पर बार बार उसे वही मेमोरी से याद आ रही थी जितने टाइम तक उसने किया है। और वांग जी को खुद पे शर्म आ रही थी कि वो बच्चों की तरह रो रहा था। वांग जी अपने बचपन में ही बच्चों की तरह नहीं रोया था, तो उसने इतने बार इस स्कूल में आके रो दिया था वो इनके सामने। जब बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करता है, उसकी कोशिश सुबह तक चलती ही रहती है। बेचारा वांग जी सुबह रात से लेकर सुबह तक सिर्फ ध्यान लगाने की कोशिश ही करता रह गया, पर कोई ना कोई मेमोरी उसके दिमाग में ऐसे सामने आ जाती है कि वो ध्यान लगा ही नहीं पाता। अभी कुछ दिन गायब रहने के लिए आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, मैं इतनी फालतू इंसान हूँ कि बारिश में भीगने के बाद बुखार आना मेरे लिए नॉर्मल बात है और गले की बैंड बजाना तो ऐसा है जैसे इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। सो सॉरी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।